वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा एंड आज हम बात करेंगे ETFs में रिस्क के बारे में। अगर आपको लगता है कि ETFs में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है तो देन यू आर इन द रॉन्ग। जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स, ETFs do come with risks. But as investor, we can be smart enough to understand what kind of risks are involved in an ETF. And आज की वीडियो में we'll discuss कि किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है ETFs में. We'll also understand about volatility, different types of risk to look out for, and we'll also understand different metrics of risk ताकि हम उसको क्वांटिफाई कर पाएं कि क्या वो पर्टिकुलर ETF हमारे पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं. So without wasting any time, let's dive into it. Now this is video 4 of the ETF investing series. इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ETFs इन कनाडा. अगर आप कनाडा में एज एन इन्वेस्टर ETF के बारे में कुछ नहीं जानते एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन ETFs, देन दिस सीरीज कैन प्रूव बेनिफिशियल टू यू. इससे पहले हम इस सीरीज में 3 वीडियोस बना चुके हैं डिस्कसिंग द बेसिक्स ऑफ ETFs, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस ETFs एंड हाउ टू बाय ETFs इन कनाडा. कौन से डिफरेंट अकाउंट्स आपको खोलने हैं, कौन सी तरह की ब्रोकरेजेस आप यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू लो कॉस्ट ETFs ऑन ऑनलाइन ब्रोकरेजेस. And as always, before moving forward, I want to put a disclaimer here that I am not a certified financial planner or an investment advisor. तो इस वीडियो को आप informative purposes के लिए देखें, बट कोई भी ETF को खरीदने से पहले, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने रिसर्च पर जरूर ध्यान दें. Now let's start by understanding what actually risk means. किसी भी एसेट के लिए रिस्क का एक ही मतलब है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स में. इट मीन्स वॉलेटिलिटी, कि उस एसेट का प्राइस कितना ऊपर या नीचे जाता है, उसी से उसका रिस्क डिफाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को कंसिडर करेंगे तो दे विल बी मोर रिस्कियर देन ETFs, विच इन टर्न विल बी मोर रिस्कियर देन थिंग्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स. तो जब आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले उसके प्राइस की फ्लक्चुएशन को देखना जरूरी है एंड वहीं से उसका रिस्क डिफाइन होता है. नाउ वॉलेटिलिटी इज जस्ट वन मेजर. उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क हमेशा एक बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी प्राइस में तो आप अच्छे इन्वेस्टमेंट्स का, स्पेशली जब प्राइस डिप होता है, उन पॉइंट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. मान के चलते हैं कि आप हर महीने कुछ पैसा ETFs में इन्वेस्ट करते हैं. किसी महीने प्राइस ज़्यादा जाता है, किसी महीने प्राइस कम होता है. सो ऑब्वियसली जिस महीने प्राइस ज़्यादा है यू विल बाय लेस यूनिट्स फॉर द सेम अमाउंट, वर्सेस जिस महीने प्राइस कम है उस महीने आप ज़्यादा यूनिट्स खरीदोगे. तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो प्राइस का डिप आया वो आपके फेवर में काम करा. एंड ऐसे ही जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो कभी आप हाइस पे बाय करोगे, कभी आप लोज पे बाय करोगे, जिससे कि आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है. एंड स्पेशली दोज लोज विल वर्क इन योर फेवर टू जनरेट समथिंग कॉल्ड एज डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग. तो बेसिकली एक तरह से आपने एवरेज आउट कर लिया कि कभी आपने ज़्यादा महंगा खरीदा, कभी आपने थोड़ा सस्ता खरीदा, तो आपके रिटर्न्स जो थे वो अच्छे हो गए. अगर आप किसी ETF में इन्वेस्ट करने का सोचें और आप सोच रहे हैं कि वो प्राइस हमेशा सिर्फ ऊपर ही जाता जाए, तो उस केस में आपके रिटर्न्स कम होंगे एज कम्पेयर टू अगर वो थोड़ा वॉलेटाइल है तो. क्योंकि अगर वो वॉलेटाइल है तो यू स्टिल हैव एन ऑप्शन टू बाय एट अ डिप और बाय व्हेन द प्राइसेस आर लो. नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे अपने पैसे के साथ, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन रिस्क विच विल ईट योर मनी अवे. इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर आज आपके पास $100 हैं और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 3% के हिसाब से है एंड आप इस साल उस पैसे को बिल्कुल भी टच नहीं करते, तो नेक्स्ट ईयर में उस $100 की वैल्यू सिर्फ $97 रह जाएगी, क्योंकि 3% इन्फ्लेशन उसको $3 से कम कर देगी. एंड क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन ऑल्सो कंपाउंड्स एनुअली. So if your money is not compounding annually, then your money is actually being slowly eaten away by the inflation risk. So इसलिए बिल्कुल भी रिस्क ना लेना आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट भी जा सकता है. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग वेरी हाई रिस्क्स. ऑब्वियसली हाई रिस्क मीन्स हाई रिवॉर्ड्स एंड लो रिस्क मीन्स लो रिवॉर्ड. बट लोग अक्सर भूल जाते हैं दैट विद हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड ऑल्सो कम्स हाई स्ट्रेस. सो इट विल डिपेंड कि आपकी इंडिविजुअल ज़रूरत कैसे है. क्या आपके पास टाइम है? डू यू हैव द टाइम ऑन योर साइड टू मिटिगेट दैट रिस्क? क्या आपके पास उतना मेंटल एबिलिटी है टू कोप अप विद द प्रेशर कि अगर आपका पोर्टफोलियो एक दिन बिल्कुल डिप कर जाता है तो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं होगी. सो इट विल डिपेंड ऑन एवरी इंडिविजुअल कि उनका रिस्क टॉलरेंस कैसा है. अब ये तो बात हो गई रिस्क की, तो ये भी समझ लेते हैं कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आई वुड से. सो मोटे मोटे तौर पर देयर आर 2 थिंग्स विच कैन हेल्प मैनेज योर रिस्क. फर्स्ट इज टाइम, सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन. अब टाइम से मतलब है कि टाइम इन द मार्केट. आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में, देर आर चांसेस कि बहुत सारे हाइज आएंगे, बहुत सारे लोज आएंगे, बट जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे
उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एज एन इन्वेस्टर किसी ने 2019 में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता एंड बाय 2020 द ग्लोबल पैंडेमिक हैपेंड एंड एवरीबॉडीज पोर्टफोलियो फेल ऑफ बाय 20 to 30%, एंड उस टाइम पे अगर वो इन्वेस्टर पैसा निकाल ले तो वो बहुत लॉस में होगा, क्योंकि उस इन्वेस्टर ने बहुत कम टाइम दिया मार्केट को, बेयरली 1 साल। वेयर एज जो इन्वेस्टर्स बहुत पहले से मार्केट में हैं, दे हैव सीन 2008, दे हैव ऑल्सो सीन 2020, तो दे अंडरस्टैंड कि कई बार बेयर रन आता है, कई बार बुल रन आता है, मार्केट्स क्रैश करती हैं, रिकवर करती हैं, एंड ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो बाय स्पेंडिंग मोर टाइम। तो अगर आप यंग हैं एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम विद यू टू मैनेज दैट रिस्क। बट इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन लेट 40s, तो आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम का बैंडविड्थ नहीं है अपने रिस्क को कम करने के लिए। सेम गोज़ फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। जितना ज़्यादा आप पिकी होंगे, जितना ज़्यादा आप कम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, उतना ज़्यादा ही वो रिस्की होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे हमें लगता है कि AI बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, सो टू प्रोसेस दैट डेटा सेंटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कंपनीज डेटा सेंटर्स को ओन करती हैं, क्या हमें उनमें पैसा नहीं लगा देना चाहिए? क्या उनके स्टॉक्स ज़्यादा नहीं खरीद लेने चाहिए? वी डोंट डू दैट बिकॉज दैट कम्स विद अ वेरी हाई रिवॉर्ड बट ऑल्सो विद अ वेरी हाई रिस्क, एंड एज आई सेड बिफोर, ऑल्सो विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो इसलिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं, एंड ETFs आर अ गुड वे टू डू दैट, क्योंकि आपका पैसा एक कंपनी में नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज में लगा होता है। And this is how time and diversification can help managing the risk. Now let's talk about the golden trade-off, which is risks versus returns. Risk और returns का एक inverse relation है, जिसका मतलब अगर आप ज़्यादा risk लेते हो तो there are high chances कि आपके पास returns बहुत अच्छे आएँ, but उतने ही ज़्यादा chances हैं कि आपके returns बहुत बुरे भी हों। सिमिलरली, अगर आप लो रिस्क लेते हो तो डेफिनेटली आप एक सेफर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें आपके चांसेस हैं कि आपका रिटर्न जो बनेगा, जो पैसे आपके बढ़ेंगे वो कम बढ़ेंगे, बट अगर नुकसान होता है तो वो भी कम होगा। सो दैट इज़ हाउ रिस्क एंड रिटर्न्स आर रिलेटेड। एंड एज एन इन्वेस्टर ये डिलेमा सबको होता है कि किस टाइप के एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर दे शुड बी हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड or they should be low risk and low reward kind of things. So a good thing is to have a mix of everything, and इसको हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस कि अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। अब रिस्क के अगर हम इस पूरे स्पेक्ट्रम में देखें तो एक तरफ है बिल्कुल लो रिस्क ऑप्शंस, जो कि हो गए आपके GICs या फिर बॉन्ड्स। अगर आप किसी भी GIC या फिर गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के रिटर्न्स को देखोगे, वो बेयरली इन्फ्लेशन को क्रॉस कर पाते हैं। अगर इन्फ्लेशन 2 से 4% के बीच में है तो GIC का रिटर्न भी आपको लगभग उतना ही मिलेगा। तो बेसिकली GIC में पैसा लगाने से यू आर मेकिंग अ वेरी सेफ बेट। आपको पता है कि आज अगर मैंने इतना पैसा लगाया एंड GIC का रेट अगर 4% है, तो 1 साल बाद या 5 साल बाद मुझे वो पैसा इस पर्टिकुलर रेट से बढ़ के डेफिनेटली मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। बट द पॉइंट इज़ कि वो आपको बहुत मिनिमल रिटर्न दे रहा है। एज आई सेड, वो इन्फ्लेशन को भी बेयरली बीट कर पा रहा है। बट देन अगेन, हर इंडिविजुअल की ज़रूरत अलग है। आपका रिस्क एपेटाइट आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, आपकी एज पर डिपेंड करेगा, आपकी करंट सेविंग्स एंड फ्यूचर गोल्स पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक पार्ट ऑफ योर कैश एज इमरजेंसी फंड रखना है या फिर किसी एक शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आपको होल्ड करके रखना है, कीपिंग दैट मनी इनटू अ वेरी लो रिस्क एसेट सच एज अ GIC और अ बॉन्ड would be a very good option. Next category on this spectrum is a very high risk one. तो स्टॉक्स हो गए या फिर ऑप्शंस हो गए, ऑब्वियसली क्योंकि आप एक इंडिविजुअल स्टॉक ले रहे हो या फिर उससे भी ज़्यादा रिस्की आप एक ऑप्शन कॉल ले रहे हो या पुट ले रहे हो, यू आर जस्ट बेटिंग कि इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। Those have a very high reward, but again they come with a very high risk. And अगर आप उतना रिस्क या स्ट्रेस लेने के लिए तैयार हैं, then it can be a good option for you. But the problem here is कि आप छोटे अमाउंट से तो वो रिस्क ले लोगे। अगर आपके पास आज $1000 हैं तब तो आप रिस्क ले लोगे स्टॉक्स में। बट अगर आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है $15-20 हज़ार का, जो मान लीजिए आपने ईयरली कंट्रीब्यूट करा है अपने RRSP में, यू वुड थिंक ट्वाइस और मल्टीपल टाइम्स बिफोर इन्वेस्टिंग दैट इनटू स्टॉक्स, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ता है ना, तो जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इस स्पेक्ट्रम के बीच में अमंग मल्टीपल अदर ऑप्शंस लाई ETF। अब ETFs बाय नेचर दे आर डाइवर्सिफाइड एंड उनकी कॉस्ट कम है, स्पेसिफिकली इफ दे आर इंडेक्स ETFs। इस वजह से दे आर मच सेफर देन इंडिविजुअल स्टॉक्स एंड गिव यू बेटर रिटर्न्स देन GICs। अब अगेन ETFs में भी रिटर्न गारंटीड बिल्कुल नहीं है।
अगर आप S&P 500 को ट्रैक करने वाले किसी ETF में भी पैसा लगाओगे, देयर इज़ अ हाई चांस जब मार्केट अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिखें, बट जब मार्केट क्रैश होगी तो वो भी नीचे आएंगे। एंड इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ETFs। कुछ आपको GIC टाइप के या फिर हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट टाइप के बहुत सेफ ETFs भी मिल जाएंगे। एंड अगेन विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन फर्दर वीडियोस। इस पूरी सीरीज़ का एम ही यही है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि खुद से हम अपना पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के ETFs या एसेट्स को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना है, सो दैट वी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन बिल्डिंग आउट आवर ओन पोर्टफोलियो। अब जो ETF का रिस्क है वो डिपेंड करता है उसके कॉम्पोजिशन पे। अब अगर कोई ETF सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जैसे कि VFV जो कि S&P 500 कंपनीज में इन्वेस्टेड है, उसका जो रिस्क है दैट विल बी मोर देन अ बॉन्ड ETF। अब वो ETF अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो ETF अल्टीमेटली कितना रिस्की है फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ETF, उसके कॉम्पोजिशन को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स दैट वी कैन लुक आउट फॉर। So we'll discuss 5 major type of risks. The first one to start with is a market risk. So market risk is pretty straightforward. It depends upon the condition of the market, a lot of emotions and various other things. अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आपके ETF को इम्पैक्ट होगा, whereas अगर मार्केट गिरता भी है तब भी आपके ETF को नुकसान पहुंचेगा, भले ही वो ETF कितना भी डाइवर्सिफाइड क्यों ना हो। Now for example, अगर हम VFE को देखें जो कि S&P 500 को ट्रैक करता है, जब कोविड-19 का मार्केट क्रैश हुआ तो इट फेल बाय 25-30%, बट वहीं अगर आप VFE की लास्ट ईयर की ग्रोथ देखें, इट हैज़ बीन मोर देन 33%। तो अगेन दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क, कि आपके जो ETF का प्राइस है that can vary depending upon the actual market growth and actual market situation. Second risk is interest rate risk. अगर आप कनाडा में 2-3 सालों से हैं, स्पेशली अगर होम ओनर हैं, तो इंटरेस्ट रेट का जो दर्द है वो सबने झेला है एज होम ओनर। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ना ही सिर्फ मॉर्गेज बढ़ती है होम ओनर्स की, बट जो बॉन्ड्स हैं जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस माने जाते हैं, उनका जो प्राइस है वो गिर जाता है। नाउ जस्ट अ क्विक टिप, अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी है तो टू मैनेज दिस रिस्क व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनका प्राइस इंटरेस्ट रेट से थोड़ा कम इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रिस्क, एज वी डिस्कस बिफोर, कि अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड ही नहीं है तो हर साल क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आपके जो पैसे आपके अकाउंट में हैं उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्टेड हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड हैं जिसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ही कम है, मान लीजिए इन्फ्लेशन 4% पे चल रही है एंड आप हर साल बस 3% हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पे खुश हो रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली वाइपिंग योर मनी आउट बाय 1% एवरी ईयर, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा। तो पॉजिटिव रिटर्न्स तो दूर की बात है, इवन आफ्टर इन्वेस्टमेंट योर मनी इज एक्चुअली लूजिंग इट्स वैल्यू। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रिस्क। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आप रिसेंट US इलेक्शंस के रिजल्ट को देख सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हुए, द वेरी नेक्स्ट डे मार्केट वॉज अप एंड रैलिंग लाइक एनीथिंग। इतना बड़ा जंप इन अ सिंगल डे एटलीस्ट मैंने तो अपने पोर्टफोलियो में नहीं देखा है। तो ये है एक एग्जाम्पल पॉलिटिकल रिस्क का। बट द फ्लिप साइड इज, अगर आप किसी ऐसी कंट्री के इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ETF में इन्वेस्टेड हैं जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल है, देयर इज अ हाई चांस कि वो ETF क्रैश कर सकता है। एंड अगेन ये जो ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट्स हैं ये ड्राइव करते हैं ETF के प्राइसेस को, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट जियोपॉलिटिकल रिलेशंस। तो एज एन इन्वेस्टर इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से अवेयर होना इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ग्रैंड स्केल रिस्क। अब ग्लोबल इवेंट्स जैसे कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, या फिर पैंडेमिक 2020 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, ऐसे इवेंट्स जो कि ग्रैंड स्केल पे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करते हैं, उससे जो रिस्क आता है ETFs में या फिर किसी भी एसेट में, दैट इज कॉल्ड अ ग्रैंड स्केल रिस्क। तो पैंडेमिक्स, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नेचुरल डिजास्टर्स विल ऑल्सो कम अंडर ग्रैंड स्केल रिस्क्स। अब और भी तरह के रिस्क एंड कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, बट आई होप इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि येस ETFs आर ऑल्सो रिस्की एंड किस तरह के रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, किस किस तरह की इवेंट्स इन प्राइसेस को डिफाइन करते हैं, ड्राइव करते हैं, and how risky your investments can depend upon a lot of factors. Now let's understand how to measure the risk. अब ये तो हमने समझ लिया कि ETF में रिस्क कैसे होते हैं, किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो let's also understand कि कैसे उस रिस्क को मेजर किया जाता है। Now there are multiple other metrics, but we'll focus on standard deviation and Sharpe ratio. Why these two? क्योंकि ये बहुत कॉमन है, they are simple to understand, and अगर आप ये दोनों को भी समझ लेते हैं तो आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा एज अ पैसिव इन्वेस्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ETF. एंड ऑल्सो बिकॉज वी वांट टू कीप थिंग्स सिंपल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको इस बारे में नहीं भी पता है, जो बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसना चाहते, वो एटलीस्ट कुछ क्राइटेरिया को समझ पाएँ एंड उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएँ कि क्या इस ETF में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं।
फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड जिसका कि स्ट्रॉन्ग मैथ्स का या स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। बट द गुड थिंग इज वी डोंट नीड टू नो द इनर वर्किंग्स ऑफ इट। हमें जस्ट उस वैल्यू को पता करना है एंड ये समझना है कि वो वैल्यू डिपिक्ट क्या करती है। तो अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है इसका मतलब आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, उस स्टॉक की जो प्राइस मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो वॉलेटिलिटी भी कम है। इसका मतलब जो भी आपका एसेट है या ETF है उसका प्राइस मूवमेंट थोड़ा कम होगा। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या जो वॉलेटिलिटी है ये हमारे फेवर में भी ऐड कर सकती है और हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। अगर मान लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्टेड हैं जिसका रेट ऑफ रिटर्न इज 8% एनुअली, वो हर साल 8% से बढ़ता है एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 12% है। इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में जितना भी पैसा हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 12% की स्टैंडर्ड डेविएशन को फेस करेगा। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिसाइड करती है कि आपका फ्लक्चुएशन कितना हो सकता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से। अब इस केस में क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12%, तो वो जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है उसको 12% से बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। तो हो सकता है कि इन द नेक्स्ट ईयर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% से बढ़ के 20% तक हो जाए या फिर 12% से घट के -4% तक हो जाए। अब लेट्स से फॉर सम रीज़न आपको उस पैसे की ज़रूरत है तो देयर इज़ अ चांस कि आपको -4% पे आपको पैसा निकालना पड़े। अगर आपने $10,000 लगाए थे देयर इज़ अ चांस कि आपको सिर्फ $9,600 ही मिलेंगे उस टाइम पे। बट ऑन द फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि 10,000 आपने इन्वेस्ट किए एंड नेक्स्ट ईयर वो 12,000 तक पहुंच जाए अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपके फेवर में काम करता है तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना ज़रूरी है कि इन एनी गिवन ईयर अगर आपको उस पैसे को विड्रॉ करना है या यूज़ करना है तो यू कैन नो कि वो किस परसेंटेज से नीचे ड्रॉप कर सकता है या ऊपर बढ़ सकता है। एंड एज आई सेड बिफोर मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करना एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। बट द गुड थिंग इज कि हर ETF उसको लिस्ट करता है, नहीं तो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर जाके एक पर्टिकुलर ETF की स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक कर सकते हैं। तो ये डेटा आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा एंड फ्रॉम दैट यू कैन असेस कि क्या वो ETF आपके लिए सही है या नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज शार्प रेशियो। ये भी एक ऐसा मेट्रिक है जो कि यूज़ हो सकता है मल्टीपल ETFs को कंपेयर करने के लिए। इफ़ यू आर थिंकिंग कि अगर मुझे इन पर्टिकुलर ETFs जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं इनमें से कौन सा सबसे सेफ़ रहेगा रिस्क वाइज, तो ये मेट्रिक आपको वो मेजर दे सकता है। एंड अगर आपको बहुत टेक्निकल डिटेल में नहीं जाना है तो इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर किसी ETF का शार्प रेशियो 1 से कम है तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए एंड अगर किसी ETF का रेशियो 3 से ज़्यादा है तो वो आपके लिए एक अच्छा एंड लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट टू अंडरस्टैंड मोर टेक्निकली शार्प रेशियो जो है दैट इज कैलकुलेटेड बाय ETF का एवरेज रिटर्न माइनस द रिस्क फ्री रेट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रिस्क फ्री रेट इज दैट रेट जो कि आपका पैसा रिस्क फ्री इन्वेस्टेड है, जैसे कि हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट या फिर GIC। ऑल इन ऑल शार्प रेशियो हमें एक ETF का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मेजर करने का तरीका बताता है। तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास 2 ETF हैं, एक जिसका कि एवरेज रिटर्न है 10% एंड दूसरा जिसका एवरेज रिटर्न है 8%। बट पहले वाला जिसका एवरेज रिटर्न 10% है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15%, वेयर एज जो सेकंड ETF है हमारे पास ETFB उसका रेट ऑफ रिटर्न कम है 8% बट उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंपैरेटिवली कम है विच इज़ 10%। एंड वील अज्यूम कि जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो 2% का है। अब अगर हम सिर्फ एवरेज एनुअल रिटर्न से जज करेंगे तो ETF A हमें बहुत अच्छा लग सकता है कि यार इसका 10% रिटर्न है, वेयर एज ETF B का तो सिर्फ 8% रिटर्न है, तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन ETF A। बट अगर आप इसका शार्प रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ETF A का आएगा 0.53 वेयर एज ETF B का आएगा 0.6 एंड शार्प रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही वो ETF रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको देगा। तो नाउ इन दिस केस देखने से ETF A बेटर लग रहा था क्योंकि उसके एवरेज रिटर्न ज़्यादा हैं, बट एक्चुअली अगर आप शार्प रेशियो कैलकुलेट करो तो ETF B वुड बी अ बेटर चॉइस। एंड एज आई सेड बिफोर VFV जो कि S&P 500 को ट्रैक करता है इट इज़ पॉपुलर एंड द रीज़न फॉर इट बीइंग पॉपुलर इज़ कि उसका जो शार्प रेशियो है दैट इज़ अराउंड 3.5 विच इज़ वेरी गुड, जिसका मतलब कि आप रिटर्न्स बहुत अच्छे बनाते हो बट इट अकाउंट्स फॉर द रिस्क एज वेल। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप इससे आपको ETFs के रिस्क के बारे में ज़रूर पता चला होगा एंड कैसे आप एक पर्टिकुलर ETF को जज कर सकते हो कि वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। इस चैनल पर हम कनाडा में करियर से रिलेटेड एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इफ़ यू लाइक सच वीडियोस कंसिडर सब्सक्राइबिंग वर्कवाइज कनाडा। स्टे वाइज अंटिल द नेक्स्ट टाइम।